अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में बैठे हैं और आपको हम ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हैं। यकीनी तौर पे हम सब जानते हैं, मजीद तमीद बांधने की मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ईद उल फितर अल्लाह ताला की तरफ से वो एक इनाम है जो कि हम जब 30 रोज़े रखते हैं, उस 30 रोज़े रखने के बाद जब ईद उल फितर का दिन आता है तो यकीनी तौर पे बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, ख़वातीन हों, तब के सब पे एक खुशी आती है और अल्लाह ताला ने ईद उल फितर को खुशियों का दिन बनाया है। अमूमन तौर पर ईद उल फितर जो है 3 दिन मनाई जाती है, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। आज हम पहले दिन आपको ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हैं। मेट्रो वन टीवी चैनल की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद हो। आज हम खुसूसी ट्रांसमिशन करेंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ बैठे होंगे जिनमें कुछ सियासतदान होंगे और ज़्यादातर जो आपको पता है कि मुल्क चलता है इकनॉमिक्स पे, और इकनॉमी ना हो तो मुल्क का ठप्पा बैठ जाता है। और जैसा कि अभी ईरान और इसराइल की जंग चल रही है या अमेरिका की, उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान की, तो जो खित्ते की सूरत हाल है वो यकीनी तौर पे जो ये खुशियाँ होती हैं, इसमें जो भी एक्सपेंस आदमी करता है उस पर थोड़ा सा रुकावट हो जाती है कि कुछ महंगाई बढ़ जाती है, कुछ चीज़ों की किल्लत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर इकनॉमिक जो है सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट करता है इन खुशियों में। तो मौजूदा बरस भी हम सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में पाकिस्तान अफगानिस्तान की, फिर उसको ईरान और अमेरिका की जंग हुई, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से यकीनी तौर पर हुकूमत ज़ेरवार आती है, लेकिन वो भी उसकी मजबूरी है, इसलिए कि जब एक चीज़ महंगी मिलेगी तो यकीनी तौर पर वो महंगा ही बिकेगा। लेकिन कौम ने कोई एहतजाज नहीं किया, कौम ने इस बात को हुकूमत की समझा और उन्होंने उसी तरह अपने आप को एडजस्ट किया। तो ईद उल फितर की खुशियों में भी इसमें थोड़ी सी जो है वो महंगाई की वजह से जो थोड़ा सा एक हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी कमी आई, लेकिन बहरहाल आज ईद उल फितर की वजह से तमाम की तमाम कौम जो ईद उल फितर मना रही है और हमारे मेहमान भी जो हैं आज ईद उल फितर मना कर घर से और नमाज पढ़ कर और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि एडमाइल पाकिस्तान की जर्नलिस्ट जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम मजीद हम अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। तो एडमाइल वाले कहते हैं जनाब कि एडमाइल पाकिस्तान का और एतमाद पूरी एतमाद ब्रांड है जो ख़ास तौर पर मर्दों के लिए बनाया गया है। एडमिरल परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रेस से लेकर शेविंग क्रीम्स, फॉर्म्स, आफ्टर शेव और बॉडी वॉश तक एक बहुत बड़ी रेंज ऑफर करता है जो मर्दों को तरोताज़ा और पुरइतमाद रहने में मदद करता है। एडमिरल की तमाम प्रोडक्ट्स मार्केट्स में इजीली अवेलेबल हैं और उसके लिए आप उनके तमाम प्रोडक्ट्स www.cosmeticsworld.com.pk से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये इन्होंने थोड़ी सी उनकी इंट्रोडक्शन थी। बाकी हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ से, और मेहमानों की जानिब से हम चलते हुए सबसे पहले मैं आपका उनका तारुफ करवा दूं और तारुफ कराने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा आज पहले मेहमान है जनाब, मेरी खुशकिस्मती है कि फहद शफीक साहब जो हैं मेरे सामने मौजूद हैं और ये हैं पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम के मुस्लिम लीग नून के, उनके हवाले से ये यहाँ मौजूद हैं और इसके अलावा दूसरे और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और पीपल्स पार्टी PMLN के सदर भी हैं सिंध की। शाह शफीक साहब बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। ये आपने गलत बोल दिया, ये नाम थोड़ा गलत हो गया ना। नहीं पीपल्स पार्टी कहाँ से आ गई? कोऑर्डिनेटर यूथ प्रोग्राम ऑफ सिंध PMLN, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। हाँ मैं कराची का सदर हूँ नून का, ओके, और प्राइम मिनिस्टर यूथ कोऑर्डिनेटर हूँ, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का इन सिंध या पूरे पाकिस्तान के लिए? सिंध। ओके, मेरे दूसरे मेहमान है जनाब अतीक मीर साहब जो कि ताजिक रहनुमा है और हम इन्हें बाबाई ताजिर भी कहते हैं। अतीक मीर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। और मेरे तीसरे मेहमान है जनाब शौकत रशीद साहब, सैयद भी लगा, सैयद तारिक रशीद साहब जो कि मेरे हमरा मौजूद हैं और ये PHMA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और इसके अलावा निकाटी नॉर्थ कराची इंस्टीट्यूशन ट्रेड इंडस्ट्री की साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं। थैंक यू सर। वेलकम सर, ईद मुबारक जो है वो आप ईद उल फितर पे जब यहाँ आए तो इस प्रोग्राम के लिए, तो सबसे पहले आपकी जो अपनी मसरूफियात थी सुबह उठने के बाद वो क्या रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका, और आपको और आपके चैनल के लोगों को और आपके देखने वाले व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं और सियासी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ अरसे पहले हमारे सिंध में गवर्नर भी आ गए कुछ दिनों पहले, माशाल्लाह, निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब। बिल्कुल।
तो हमने उनके साथ ईद की नमाज अदा की, और उसके बाद जो एक, क्योंकि उनके साथ एक इतना ज़्यादा क्लोजनेस है बहुत अरसे से, हमने सियासी जद्दोजहद, मेरी तो बहुत कम है, उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेरी है वो मैंने उनके साथ ही की। और अल्हम्दुलिल्लाह जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो मुझे बनाया गया कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम फॉर सिंध रीजन, और मैं ऑलरेडी कराची को भी देख रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट भी हूँ PMLN का कराची का। तो ये मसरूफियत, फिर सियासी लोगों से मिलना, फिर और सिचुएशंस, तो आप फैमिली को टाइम हम बिल्कुल भी नहीं दे पाते, तो वो फैमिली को भी गवर्नर हाउस ही ले आए कि आप भी यहाँ पे ईद मनाते रहें, तो हम यहाँ पे बिजी हैं तो आप भी बिजी रहें। तो इसी तरीके का सिलसिला है, क्योंकि हमारा एक फैमिली टर्म्स है निहाल हाशमी साहब के साथ, तो बस अब आप आपके प्रोग्राम में बैठे हैं। और लाजमी बात है कि जो हल्का है, मैं इलेक्शंस भी लड़ता हूँ कराची से, मेरे हल्के में भी मेरा ऑफिस मौजूद है, और उस हल्के में जाकर और लोगों के साथ मिलना, और जो हमारे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनसे ईद मिलना, ये मेरा एक शुरू से, क्योंकि मैंने 18 में भी इलेक्शन लड़ा था, अभी भी लड़ा, तो उनके साथ मिलना मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो बीच में थोड़ा टाइम निकाल के उनसे भी मिले, और इस वक्त आपके प्रोग्राम में हैं, और अब कोशिश कर रहे हैं कि रात को 12-1 बजे के बाद थोड़ा सा फैमिली के साथ बैठ जाए, तो सियासी आदमी के लिए बड़ा मुश्किल फैमिली होता तो है। आपकी गवर्नर हाउस में ही है, जी जी, तो अब तो मेरे ख्याल में उनसे तो किसी वक्त भी जाए, मतलब वो गवर्नर हाउस में और मैं आपके प्रोग्राम में हूँ, ओके, तो अभी भी मुलाकात मतलब नहीं हो पा रही है थोड़ा सा। जी जी थोड़ा सा। अच्छा, ऐसे आप माशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में एक नौजवानी का दौर था, लाजमी सी बात है कि सियासी तौर पे भी आप नौजवान में भी किसी न किसी तंजीम से तो वाबस्ता होंगे ही, और सियासी भी। उस ईद उल फितर मनाने को और अब जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं, और हर्डल्स क्या होती हैं? मैं पहले तो थोड़ा सा सही करता चलूं कि नौजवानी अभी है, वो बचपना था। और गुड चलिए जी, मैं तस्वीर कर लेता हूँ। हाँ, नौजवानी अभी है, मुझे लग रहा है शायद आप अपनी उम्र से कंसीडर करना चाह रहे मैं हैं। ये कह रहा हूँ कि अब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ तो कह सकते हैं। और जिस वक्त आप नौजवान चलिए बच्चे थे, बचपन था, तो बचपन में जो आप लड़कपन था, आपका लड़कपन था, उसमें ईद मनाने में और आज प्रोफेशनल लाइफ में ईद मनाने में देखिए बहुत बड़ा फर्क है, और हम आज उन सिचुएशंस को याद करते हैं। हम ईदी लिया करते थे, आज हम दिया करते हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो जाती हैं। उस वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, उसके बाद जब शादी हुई, बच्चे हुए, तो उसके बाद जिम्मेदारी बढ़ गई, फिर उसके बाद बिजनेस, फिर उसके साथ साथ पॉलिटिकल अफेयर्स, फिर उसके साथ साथ जो मेरे पास प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का जो डोमेन है वो, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों को लेकर डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बचपना था उसमें ईद मनाने में बहुत मजा आता था, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट थे उस वक्त, आपको किसी की जिम्मेदारी नहीं थी, कोई मेंटली आप रिलैक्स थे। अब जिम्मेदारियां इतनी हैं क्योंकि हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो आपको उनको भी अपने साथ लेके चलना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे किसी न किसी वजह से परेशान होते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी भी दूर करे, तो हम उनको अपने साथ लेके चल रहे होते, तो यही सिचुएशन है। लेकिन इसी तरीके से अब जब हम अपनी आगे और एजेस में जाएंगे तो ये वाला वक्त भी याद करेंगे। अच्छा, इस वक्त को क्या कहेंगे फिर? नौजवानी का वक्त कहेंगे आप? नौजवान, इस वक्त ये नौजवानी है, और फिर उसके बाद बुढ़ापा है। ये तस्वीर कर ले कि वो बचपना था और अब ये आपका जो है वो नौजवानी है। बहुत खुशी है कि अच्छा है कि इंसान मेंटली तौर पे भी अगर फिट रहे ना, तो इंसान ज्यादा मेंटली ही तौर पे फिट रहना चाहिए। बिल्कुल, और मेंटली ही तौर पे फिट होगा तो वो फिजिकली फिट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अतीक साहब, माशाल्लाह आपने इतनी सारी बहारें देख ली, खजा देखा, बिहारें देखी, कराची की सियासत भी देखी, और मेरा अपना ज़ाती राय है कि जितनी भी इंटरप्रेन्योर्स हैं, SMEs में देख लें या ताजिरों में देख लें, आप क्या समझते हैं कि क्या ताजिर बरादरी की जो ईद होती है, अगर रमज़ानों में उनका धंधा अच्छा हो जाए तो ईद की खुशियाँ दोबारा हो जाती हैं, और अगर कारोबार थोड़ा हल्का रहे तो ईद की खुशियाँ जो है थोड़ी मान हो जाती हैं। वो कहते हैं नफ़ा में नुकसान हो गया, तो क्या कैसे ताजिर कैसे इसको अकोमोडेट करते हैं? देखिए, ताजिर हो या आवाम, दोनों की खुशियां एक दूसरे से जुड़ी है। आवाम को अगर मुनासिब कीमत पे ईद के सूट्स मिल जाए और ताजिर की खरीदारी की फरोख्त अच्छी हो जाए तो दोनों खुश हो, मतलब मुनाफा अच्छा मिल जाए। मुनाफा एक अलग एक बात है, लेकिन जैसे मैं जो इस रमजान में मैंने चीज देखी, देखिए रमजान को अगर हम समझें तो इससे बड़ा और इससे अजीम महीना कोई भी मैं समझता हूं कि अगर कुछ समझे आदमी, बिल्कुल इससे बड़ा महीना कोई नहीं है। कुरान के नुज़ूल का महीना है ये। बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन जितना रब रमजानों में राजी करना आपके लिए मुमकिन हो। बिल्कुल, मिसाल के तौर पे इब्तिदा से आप देखें
ताजिर चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक सीज़न है तो फरोख्त हो, कारोबार हो। इस तरह आवाम चाहती है कि उसके बच्चों के लिए अच्छे कपड़े मिल जाएं। इस वक्त चूंकि महंगाई है और महंगाई एक ऐसा आंसर है जो बहुत सारे लोगों की खुशी में हाइल अच्छा, पिछले बरस के मुकाबले में और मौजूदा बरस में क्या कितना फर्क करेंगे आप? पिछले बरस और मौजूदा मैं समझता हूँ कि महंगाई बहुत ज्यादा, इसको इतनी ज्यादा कि कारोबार परसेंटेज में कितना कहेंगे आप? मैं समझता हूँ 50%, 100%? आप समझ लें कि 40% कारोबार कम रहा पिछले। महंगाई में कितना फीसद रहा? महंगाई में तकरीबन कितने फीसद? 25%? महंगाई का फीसद में क्या बयान करूं, हवास शिकन महंगाई। जब आपके कारोबार नहीं होता, आप बेरोजगार होते हैं, आपकी आमदनी के जराए बंद हो जाते हैं, तो फिर 10 साल पुरानी कीमत पर भी अशिया मिले बिल्कुल तो आपके लिए महंगी है। तो ये बेरोजगारी का साल था, बदतरीन कारोबारी मंदी का साल रहा। अच्छा, अब चूंकि ईद का दिन है तो मैं नहीं चाहता कि उन चीजों को याद किया जाए, अंधेरी बातों को यानी मतलब अच्छी अच्छी बात की जाए। अच्छी बात ही की जाए। और यूं समझ लें कि अभी ईद, चूंकि आज आगाज है ईद का, जिन लोगों ने रमजानों में इबादत की, लोगों का दिल राजी किए, अल्लाह के जरूरतमंद बंदों की खिदमत की, कितने ऐसे लोग हैं जो जिनके बदन पे, बच्चों के बदन पे किसी ना किसी ने नए कपड़े पहनने में मदद की, ताउन की। बेशक बेशक। तो उनकी दोहरी ईद है। साहब, अगर आपने किसी के साथ ऐसा ताउन किया तो आप अपने बदन पे जो लिबास है वो तो एक गुड लुक है ही, खुश हैं आप, लेकिन वो जो घराना खुश है, ये खुशियां मैं देखा खास तौर पे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको करूंगा, देखिए ताजिरों पे सबसे ज़्यादा आपकी बात से दुरुस्त है, लेकिन आप ये देखें कि हमने ये देखा, बल्कि फैज साहब भी जानते होंगे और तारिक साहब भी इस बात हैं कि 29 की रात को जो एक्सपायरी जितने भी चीज़ें नहीं बिकती वो सब 29 को ताजिर बेच देता है। मतलब कि लोग जो है वो फिर वो सिर्फ कहते हैं कि जनाब हमें दे दें, अब हमें दे दें। एक्सपेंसेस जितने भी हों, चाहे वो उसमें नुक्स है उस चीज़ में, वो सब चीज़ें बिक जाती हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? देखिए बेचना क्या है, 70% जो स्टॉक था वो तो रह गया, नहीं बिका। और दूसरी बात देखिए, जो एक्सपायरी चीजें बिकती हैं, सारी दुनिया में सेल लगती है। सेल में क्या होता है, जो स्टॉक पुराना होता है वो कम कीमत पर हमारे यहाँ कौन सी सेल लगती है? 6 मार्केटों में लगती है, लोग बेचते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि रमजान में चीज़ें और महंगी होती हैं। नहीं, कभी होती थी, अब तो देखिए सर लोगों की। मेरा ख्याल है कि आप अगर अशरफ खुर्रनोश को ले लें, फल ले लें और फिर कपड़े ले लें, मेरे ख्याल में किसी भाई वो तो देखिए आप एक्सेप्ट करेंगे कि कमी होती है? देखिए डेफिनेटली कुछ चीज़ों पे सेल ज़रूर लगती है और जो कुछ पे नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ महंगी हो जाए। मैं अतीक मीर साहब की इस बात से वो भी करूँगा, क्योंकि डेफिनेटली हम भी बाजार जा रहे होते हैं बैक टू बैक सिचुएशंस में, तो काफ़ी सारे अभी आप देखें रमज़ानों में जो डिफरेंट मॉल्स के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स थे ना, तो उसमें कई मॉल्स पे अप टू 50% था, अप टू 40% था, कहीं 20% था स्ट्रेट अवे। तो सेल्स होती हैं, डेफिनेटली होती कोई हैं। इस तरह की तशहीर करे और रियायत ना करे तो ये उसकी बददियानती है, एक अलग बात है। लेकिन ऐसा है कि लोग अपना स्टॉक जल्द खत्म करने के लिए वो ये चाहते हैं कि ईद का मौका है और जल्द से मैं जल्द यही कह रहा निकल हूँ, मैं जाए। आप ही की तरफ आ रहा था। मैंने अपना जाती राय है तारिक भाई कि मैंने ये देखा कि आप भी ताजिर हैं और माशाल्लाह ये कि चले ठीक है कि आप मैन्युफैक्चरर्स में हैं और मैन्युफैक्चरिंग का जो हाथ होता है वो हमेशा ऊपर होता है। जी, बिल्कुल। फिर होलसेलर हो गया, फिर रिटेलर्स हो गया। बिल्कुल। लेकिन बात वही होती है ना कि सिंपल सी बात है कि दुनिया ये कहती है कि आप गैर मुस्लिम ममालिक में चले जाएं तो वहाँ पर आपको रमज़ान के महीने में मुसलमानों के लिए 50%, 30%, 60%, हमने खुद दुबई में खुद भी देखा कि वो कम हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है। ये बिल्कुल, आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप ले लें कि जो फल वगैरह है इसकी कीमतें जो है ना 200-250 रुपए किलो चलेगी थी, बिल्कुल। अब जाकर वो 40 और 50 रुपए किलो पे है, क्योंकि उनको पता है कि स्टॉक रह गया है। लेकिन ये सब्जी और जो भी फ्रूट्स हैं, ये लोग ये सारी चीजें करते अब हैं। आ जाए गारमेंट्स पे आके 15 रोजे के बाद 15 रोजे के बाद आपके मॉल खुल जाते हैं। गारमेंट्स देखिए, सबसे ज्यादा जो होती है गारमेंट्स पे ही लोगों की खरीदारी ज्यादा होती है। आप गारमेंट्स की देख लें तो हर छोटी बड़ी दुकान में आपको रश मिलेगा, ठीक है, लेकिन कॉस्ट जो है वो उतनी कम नहीं होती जो एक आम आदमी उसे अवेल कर सके। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं, कुछ ऐसे इलाकों के मार्केट्स भी हैं जो बेचारे जो इस तबके के लोग हैं वो वहाँ से जाकर अपनी चीज़ों को वो ले ही लेते हैं। मतलब कि एरिया एरिया वाइज वाइज है, जैसे कि वहाँ पे चीज़ों की कीमतें कम हैं
बनिस्बत के आप किसी बड़े मॉल में जाएंगे, वहाँ की एक्सपेंसेस, उनकी शॉप की वैल्यू, जो भी रेंट दे रहे होते हैं, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू बनती है। लेकिन वही चीज़ अगर ये किसी जो और बात इलाके है, में आप उसमें लेंगे, यहाँ तक तो दुरुस्त है कि जो मोनोपोली आइटम है, जैसे फल है, सब्जियां हैं, अशिया, उसमें तो बढ़ जाती हैं। बेसिक नीड्स हैं, वो बढ़ भी जाए कीमतें, क्योंकि वो तो फिर रमजान आता है तो वो तो बिल्कुल वो डिमांड एंड सप्लाई का मसला इनके होता है। कहने का मकसद ये है कि वो नीयत, जरूर लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, लेकिन जो मोनोपोली आइटम नहीं है, जैसे कपड़ा है, जूते हैं, ईद के जरूरत के दीगर सामान, वो निचले दर्जे की जो आइटम्स हैं, उसमें ऐसा हो नहीं सकता। खरीदार है वो ये आगे बढ़ जाएगा, इस दूसरे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप तो कहते हैं मैन्युफैक्चर बदनाम है, कहते हैं कि मैन्युफैक्चर कहते हैं कि वो महंगा बेचते हैं। अच्छा, हुकूमत का सारा जोर भी चलता है मैन्युफैक्चर पे, सारे आपने टैक्सेस सेल्स टैक्स दिया नहीं मैन्युफैक्चर भी दिया, देता है। टैक्स दिया नहीं दिया, आपने ये टैक्स दिया नहीं दिया, आपने सबसे ज्यादा आप लोगों पर मतलब ये वो होता है। तो मेरा अपना जाती राय यही है कि क्या मैन्युफैक्चर महंगा देता है जिसकी नहीं, वजह से वो मजबूर नहीं, होते ऐसा हैं, नहीं है, या ऐसा नहीं। एंड यूजर जो है उसे महंगी चीज मिलती है? देखिए मैं बताऊं आपको, एक ट्रेंड है जो कुछ मार्केट है हमारे पास, जैसे कि लोकल की बहुत बड़ी मार्केट है, आपको भी पता है, और पाकिस्तान एशिया की सबसे बड़ी मार्केट अब हमारे यहाँ बन रही है, ये भी आपको हमारे यहाँ पता है। सारी चीजें एशिया की बड़ी होती ठीक है, जो अब चीजें बनती है। उसमें ये होता है कि जब आप ईद के हवाले से जो भी शिपमेंट्स या उनको आप भेज रहे होते हैं, तो एक स्पेशल डिस्काउंट ज़रूर दिया जाता है उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10% के करीब एक डिस्काउंट दिया जाता है उनको, ये ईद के हवाले से, और वो फिर उसकी बेनिफिट लेते हैं वो। ठीक है, वो अब उसी फ्लैक्चुएशन में वो सेल आउट करते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि जो वो सेल लगाते हैं 15 दिन के बाद, उसकी वजह ये होती है कि 15 दिन तक तो वो ठीक है अपनी टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, बट आफ्टर दी 15 डेज वो सोचते हैं कि इसके बाद हमारे वक्त कम होगा, तो वो चीज़ों की कीमत कम कर देते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे वक्फे लेना, एक चीज मैं बता दूं, हमारे कॉमर्स में कहते थे लीफो एंड फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पुराना माल पहले बेचो, कुछ लोग पहला माल पहले बेच देते हैं। बहरहाल ये एक इकोनॉमिक का एक होती। मैं यहाँ पर मजीद गुफ्तगू करने का मेरे साथ फाज साहब मौजूद है। हम सियासी तौर पर भी ईद की अहमियत को जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने कितना लोगों को रिलीफ दिया इस रमज़ान में, उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं छोटा सा वक्फा लूँगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हम गुफ्तगू इस सिलसिले जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, ईद उल फितर के खुसूसी ट्रांसमिशन में दोबारा हाजिर हैं हम, और हम बहुत ही लाइटली गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम वो फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पढ़ना चाह रहे। एक गुफ्तगू है जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, हम ड्राइंग रूम में बैठ के एक गुफ्तगू कर रहे हैं कि ईद उल फितर को हम किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। ईद उल फितर की जो खुशियाँ हैं वो यकीनी तौर पर आप भी उससे इंजॉय कर रहे होंगे, और हम यहाँ बैठे मेहमानों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। एक वो तजुर्बात हैं जो कि जिस खास तबकात में रहते हैं, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो ताजिर हों, चाहे वो नौजवान हों, बच्चे हों, औरतें हों, ख़वातीन हों, ये तमाम के तमाम अपने अपने तौर पर जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम ताजिरों के साथ और सियासी रहनुमाओं के साथ बैठे हैं और इनसे ही हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या होगा। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं दोबारा जिसको रिवाइव कर मैं एडमायरल पाकिस्तान की एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, जो मैं आपको दोबारा इसको रिवाइव कर देता हूं कि एडमायरल पाकिस्तान का पूरे एतमाद ब्रांड जो है, जो ख़ास तौर पर मर्दों के लिए बनाया गया है। एडमायरल परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रेस से लेकर शेविंग क्रीम्स, फॉर्म्स, आफ्टर शेविंग और बॉडी वॉश तक एक बहुत बड़ी रेंज ऑफर करता है, जो मर्दों को तरोताज़ा और प्योर पुरइतमाद रखता है। और एडमिरल की तमाम प्रोडक्ट्स मार्कीस में इजीली अवेलेबल हैं, और उसके लिए आप उनकी तमाम प्रोडक्ट्स से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो उनकी वेबसाइट है, ईमेल्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं, जिसमें कि www.cosmeticsworld.com.pk इनका वेबसाइट है, आप इस पर भी जा सकते हैं। बहरहाल हम दोबारा अपनी तरफ आते हैं। फायद साहब, मुझे एक बता दिए कि वफाकी हुकूमत ने सिंध में, चूंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उनकी अपनी एक तर्ज हुकूमत है, हम उसको यहाँ पे ज़ेर बहस नहीं लाते, लेकिन वफाकी हुकूमत का कराची के नौजवानों या सिंध के नौजवानों के लिए ये यूथ जो आपका प्रोग्राम, जिसके आप कोऑर्डिनेटर भी हैं, इनिशिएटिव अब तक क्या लिया है आपने? देखिए, बड़ा अच्छा आपने वो किया डेफिनेटली, क्योंकि मुझे जो पिछले कुछ अरसे से ये पोजीशन दी गई प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को पूरे सिंध में मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर नौजवानों के लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप माजी में जाएं तो शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे 10 साल, तो उन्होंने अपने 10 साल के टेन्योर में यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम किया बेशक, और वो लैपटॉप की वजह से ज्यादा मशहूर थे।
वेल नोन ब्रांड बन गए थे लैपटॉप की वजह से। अच्छा, चाहे यूथ एम्पावरमेंट हो, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हर चीज पे बहुत अच्छा काम किया है। इफ यू रिमेंबर, माशाल्लाह आप हमारे बचपन के सहाफी हैं और बचपन के साथ हाँ डेफिनेटली। तो आपको याद होगा कि चाइनीज ने शहबाज साहब का नाम रखा था शहबाज स्पीड। हाँ, हाँ, आज आपको भी याद आज भी है? तो वो क्यों रखा था? क्योंकि जो प्रोजेक्ट आता था शहबाज साहब उसको बहुत स्पीड से Then and there उसको कंप्लीट complete एग्जैक्टली। कर देते तो देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फख्र है कि मैं पीएमएलएन का एक अदना सा वर्कर हूँ और मेरे पास ये जिम्मेदारियां हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। देखें बिलाल भाई, नो बडी इज 100%, 100%। 100% हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलावा। जात थी। जी, और अगर कोई इस दुनिया में अपने आप को कहता है कि मैं 100% हूं तो वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन बेहतर कौन है जो उसको बेहतर- तो हम देख सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद उस कर्टिसी को, उस लेगेसी को लेकर मरियम नवाज पंजाब के अंदर डिलीवर कर रही हैं। इसी तरीके से फेडरल के अंदर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। कोई भी नहीं चाहता कि अवाम को वो रिलीफ ना दे, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। हम भी नहीं चाहते। शहबाज साहब ने पिछले दिनों आपने फिर देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़नी थी, हाँ, लेकिन उन्होंने उसको स्टॉप किया। स्टॉप किया, बिल्कुल। क्यों स्टॉप किया? अपने ऊपर बर्डन लिया कि अवाम को कम से कम रिलीफ दिया जाए। लेकिन इससे पहले मजबूरी थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड सिचुएशन, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हुआ अल्लाह का शुक्र, जो कि यूरोप में और डिफरेंट आपके जो ब्रादर ममालिक हैं, इंडिया ले लें और ममालिक ले लें, उनके अंदर तो बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ी हैं। उधर तो गैस का भी फुकदान आ गया है और बहुत सारी चीजों का फुकदान आ गया है। तो सबसे पहले तो आज ये खुशी का मौका है और अभी रमजान गुजरे, अल्लाह ताला पूरी दुनिया को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मुसलमान ममालिक को खास तौर अच्छा, पे ये अपने जो हिफ्ज़-ओ-मान लैपटॉप में की रखे। स्कीम थी, ये पंजाब में और केपी वगैरह में भी तो काफी ज्यादा हुई, पंजाब में भी हुई, बलूचिस्तान में भी उन्होंने किया। सिंध में उसकी क्या शरह है? क्योंकि सिंध में उस तरह से मतलब कि इनिशिएटिव आपने नहीं लिया लैपटॉप की तकसीम के हवाले से। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी पूरे रमजान मैंने और निहाल भाई जब गवर्नर नहीं बने थे तो वो भी मेरे साथ साथ, हमने पूरे सिंध के अंदर 33 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में 20,000 लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए। कितने अरसे में? एक महीने में, पूरे रमजान में। इन हम रमजान? जी, हम तो 24-24 घंटे काम कर रहे थे। सुबह 9 बजे सहरी के बाद जागते रहते थे, 9 बजे से यूनिवर्सिटीज में जाके क्रॉस सिंध, कराची से कश्मीर तक। अच्छा, ये लैपटॉप किसको देते थे आप? देखें, ये हाई अचीवर्स को देते हैं। ये वजीर आजम की जानिब से पूरे 1 लाख लैपटॉप हैं जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज के हाई अचीवर्स होते हैं, बच्चे जिनके जीपीए सबसे बेहतर होता है अपनी क्लास में या अपने डिपार्टमेंट में, उनको ये लैपटॉप्स दिए जाते हैं वजीर आजम की जानिब से तोहफा। उनका ये तरीकेकार है कि वो पोर्टल पे जाके अप्लाई करें। हमने अभी इस पोर्टल को रिवैम्प किया। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आपके उसके ऊपर हेडलाइन चले, वो नीचे ट्रिकर चले, pmyp.gov.pk पे जाकर आपने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करना है, जिसके अंदर लैपटॉप, स्कॉलरशिप, 75 लाख रुपए तक का लोन देते हैं हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा आपके स्पोर्ट्स Without सारे, interest? ये इसमें बहुत मिनिमम इंटरेस्ट है, 5 लाख तक जीरो मार्कअप है, उसके बाद 7% मार्कअप है, ताकि हम बेसिकली प्राइम मिनिस्टर सब्सिडाइज कर रहे हैं बैंक्स को। 200 अरब रुपए उनको दिए हैं ताकि वो इंटरेस्ट रेट कम करे। उसकी कोई अथेंटिसिटी भी होनी चाहिए ना कि रिटर्न कैसे जी, होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो क्योंकि हम तो यहाँ पे अरबों खरबों भी बांट दे वो भी कम पड़ेगा, वो भी कम पड़ लोग बोलेंगे हमें नहीं मिला, बल्कि लोग खा के भाग हाँ जाएंगे। वापस नहीं देंगे। तो इसके ऊपर पूरा कोलेटरल क्या लेते हैं जरा ये 75 लाख collateral क्या लेते हैं? कोलेटरल मैं आपको बताता वो हूं। स्टूडेंट के पास तो कुछ होगा नहीं, तो जब वो ले रहा है। इसके साथ साथ जब हम स्पोर्ट्स हमारे पास है, 15 स्पोर्ट्स हमारे पास है। अभी पिछले दिनों मैंने अक्रॉस सिंध लाहौर कलंदर्स के साथ क्रिकेट के ट्रायल्स कराए, बॉक्सिंग हुई, फुटबॉल हुई। क्रिकेट के अंदर पहले ऐसा कोई चांस बल्कि नहीं मेरे था। ख्याल में लास्ट जो गवर्नर गए थे उनसे कोई एमओयू वगैरह भी हुआ है लाहौर कलंदर का? वो तो वो उनका अलग था, लेकिन हमने नेशनल लेवल पे कराए। नेशनल लेवल पे मैं खुद गया हूँ, हर जगह सिंध के हर शहर में जाके हमने ट्रायल्स कराए। देखिए, हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें बच्चों को। तो इसके अंदर हम नेफटेक के नहीं, थ्रू, जैसे वो पूछ रहे हैं कि आप लोन देते हैं तो कोलेटरल क्या लेते हैं आप? देखिए इसमें ना 2-3 तरीके कि आप अपना बिजनेस प्रपोजल बनाएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब पे जाएं, उस पे जाके 15 बैंक्स हैं। पहले ये नेशनल बैंक के थ्रू होता था तो उसकी एग्जीक्यूशन बहुत स्लो होती थी। आपको पता है एक बैंक कैसे करेगा, तो अब हमने 15 बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स को कन्वेंशनल, इस्लामिक सबको पार्टनर बनाया है। उसके अंदर ऑप्शन आएगा, कोई कन्वेंशनल में जाना चाहता है, कोई किसी में जाना चाहता है। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है
कि आप जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपना प्रपोजल देंगे कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं, मुझे इसके लिए लोन चाहिए। 5 लाख से 75 लाख रुपए तक का लोन है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ गारंटीज रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा गारंटी, शख्सी गारंटी भी होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं कि आप Property वगैरह। अगर आपके वालिद या आपका कोई रिलेटिव आपको उसके ऊपर वो करना चाहता है। और देखिए इस तरीके की बहुत सारी, हम हर साल कई हजारों बच्चों को लोन देते जा रहे हैं। बिलाल भाई ये जरूरी इस वजह से है कि हम वैसे तो किसी को भी बांटते फिरे, लेकिन उसका रिटर्न नहीं है। डेफिनेटली ये वजीर आजम ने रिलैक्सेशन बच्चों अब के तक लिए कितने निकाला। लोन दे दिए होंगे? मैं काउंटेबल नहीं है, मैं आपके साथ फिगर के साथ अगले प्रोग्राम में बैठूंगा। नहीं, एक तकरीबन आप समझाएं। मुझे अभी यहाँ पे अरबों रुपए दे दिए। डेफिनेटली अरबों रुपए, हर साल 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है। लेकिन ये पंजाब में ज्यादा हुआ ना। नहीं, अब तो सिंध में भी हो रहा है। अच्छा। ये पहले से, ये बेसिकली इनिशिएटिव मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जी, था। जी, जी, बिल्कुल। 2013 में इसकी पहली चेयरपर्सन थी मरियम नवाज साहिबा, अगर आपको याद हो। जी, जी, बिल्कुल फिर याद ये है। चलता रहा, लेकिन अभी शहबाज साहब ने आके इसको बहुत ज्यादा उठा दिया। राना मसूद साहब इसको नेशनल लेवल पे लुक आफ्टर करते हैं। बिल्कुल सही। डे बाय डे चीजें ऐड ऑन होती जाती हैं। हम नेफ्टेक के थ्रू स्किल्स की ट्रेनिंग कराते हैं, वोकेशनल और टेक्निकल, 200 सेक्टर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट वजीर आजम की जानिब से। और इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटीज में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हैं, वहां पे भी बच्चे आके अपने आइडियाज पिच करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको जाकर प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब पे जी, अपने आप को रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी को आपको देखना पड़ेगा। डेफिनेटली अपने आप को रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा। वो एआई बेस्ड इन लोगों एप्लीकेशन। के लिए क्या किया आपने? ये जो देखिए ये industrialists क्योंकि बैठे हुए हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट डेफिनेटली बैठे हाँ। हैं। वजीर आजम डे बाय डे डिफरेंट सिचुएशन, आप माशाल्लाह सीनियर आदमी हैं, ये दो साहिबान भी सीनियर हैं, देख रहे होंगे कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी प्राइम मिनिस्टर के इतने बैक टू बैक डिफरेंट कंट्रीज के साथ एमओयूज नहीं हुए, ना विजिट्स हुए और ना डेलीगेशंस पाकिस्तान। अच्छा, एमयूज पे मुझे थोड़ा सा जो एतराज रहता है तारिक भाई, एमयूज होना बड़ा आसान काम होता है, उसको इम्प्लीमेंट जो है हमारे यहाँ बड़ी कम होती है। बिल्कुल आप सही। क्या कहेंगे? देखिए एमयूज तो हो जाते हाँ, हैं, MUs तो इम्प्लीमेंट किस तरह होता हाँ, है ये एक देखना है। तस्वीर खिंच गई, MUs हो गए, दस्तखत हो गया। एमयूज की हिस्ट्री देखें तो मेरे ख्याल से एक साल में कम से कम 200-400 एमयूज साइन होते हैं। हाँ, लेकिन मजा तो उस वक्त आएगी उस एमयूज पे इम्प्लीमेंट मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि कितने इम्प्लीमेंट होते एज ए हैं इंडस्ट्री के चेयरमैन रहे निकाटी के, तो आपके भी तो बहुत सारे, आप एक परसेप्शन है कि एमयूज पे अमल दरामद बहुत कम होता है। एग्जैक्टली। और अगर होता भी होगा ऐसे ना ही जैसे कुछ, मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम, आपके वालेकुम सलाम, आप उधर चले गए, मैं इधर चला गया। बिल्कुल ये मैं प्रैक्टिकली जो काम होता है वो इसमें ना नजर दो आता है। चीजें मैं आपको बताऊं कि जो अब ये पिछले कोई 2 साल से जब से शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके रिपोकशंस नजर आना शुरू हो गए। आप सरमाया देखिए कितना आया? आरामको के पंप्स खुलना शुरू हो गए, डिफरेंट सिचुएशन। आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं कि अभी हवावे पाकिस्तान में प्लांट लगा रहा है, जिसने हमसे 3000 बच्चे फौरी मांगे, जो कि वहां जाएंगे, ट्रेंड होंगे और आके यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अजरबैजान के साथ हमारे एमओयू हुए, नजर आना हमें शुरू हो गए। एक चीज और भी सोचना है इसके ऊपर। भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं समझता हूँ भाई कि- इनके पास नॉलेज भी है और ये Knowledge काम भी कर रहे है। हैं, फील्ड वर्कर है। लेकिन मैं ये पूरा समझता सुन- हूँ कि हमें सबसे पहले इस पे भी गौर करना चाहिए कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग बिजनेस यहाँ पे जो लोग चला रहे हैं, और आप चूंकि खुद रिपोर्ट करते रहते हैं कि कितनी इंडस्ट्रीज बंद हुई, वो क्यों बंद हुई, वो इंडस्ट्रीज क्यों नहीं चल पा रही हैं। एमयूज तो हम करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है उस पे क्या गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं, अगर वो आप लोगों का सबसे बड़ा तो एतराज है कॉस्ट ऑफ डूइंग, बिल्कुल एग्जैक्टली जिसमें पानी बिजली हो ही गैस नहीं पा की रहा, कॉस्ट बिल्कुल, बढ़ जाती है, बिल्कुल हमें पानी भी और- मिलना मुश्किल है, बिजली की सिचुएशन भी और आपको प्लस पता करप्शन है, अलग है। गैस नहीं है, आप किस तरह अपनी इंडस्ट्रीज को चलाएंगे, आप डाइंग इंडस्ट्रीज किस तरह, लकड़ियां जला रहे हैं हम, इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए। हम एमयूज तो साइन कर लेते हैं, लेकिन हमें जिस चीज पे फोकस करना है अच्छा, आप उस देखिए, पे तवज्जो ये देना है। इलेक्ट्रिक की बात आप करें, मैं अभी आ रहा हूँ आपकी कराची में क्या तरफ। सूरत हाल है? आप तो पिछले मीटिंग में आप भी थे, मैं भी था, याद है। और उस पे ये है कि हम लकड़ी क्यों जला रहे हैं, इस गैस- सदी गैस में नहीं मिल आके रही है हम हमें। लकड़ी जला रहे हाँ, हैं गैस नहीं मिल रही शहरों है। में, और उसका इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है आप देखें किस तरह की सिचुएशन बनती चल रही एयर है। pollution और बढ़ लकड़ी रही भी है। कब तक जलाएंगे आप, हाँ बिल्कुल। किसी भी डाइंग फैक्ट्री के आगे चले जाएं आप तो पता नहीं कितने टनों लकड़ी पड़े हुए हैं। तो ये इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस पे तवज्जो नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिजनेस कम्युनिटी से बात करे,
लेकिन और एक चीज बता दो, ये जो आप लकड़ी जलाने की बात कर रहे हैं ना, आई थिंक सो कि सिंध में तो इससे एप्लीकेबल है, लेकिन पंजाब में नहीं है। पंजाब में बिल्कुल पाबंदी है कि जनाब आप जो है वो ऐसी, बल्कि जो फसलों की बाकियात जलाते थे उस पर पाबंदी लगा दी, आपके जो भट्टे वगैरह थे जो ईंटें बनती थी उसको बंद करा दिया। ये सिंध के अंदर इसकी एक बहुत बड़े मतलब ये कि आज़ादी दी वो हुई क्या है। जलाते हो? हाँ, वरना पंजाब में आप अच्छा, अच्छा मैं इससे कचरा नहीं जला सकते। थोड़ा सा आपको बताते चलो। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर हैं, ये जी। ताजिर और सिचुएशन है, तो दोनों का जॉइंट वेंचर है। अब सिचुएशन क्या है, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सुई गैस इंडस्ट्री को जीरो लोड शेडिंग है। ये मेरी बात को शायद सेकंड करेंगे। मैं सर जीरो लोड शेडिंग है। नहीं है। नहीं, इनको है? पता नहीं है, है? इनको पता नहीं है। है। मैं आपको बताऊं एक बात, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूं, बहुत ज्यादा। कई दफा मेरी एमडी सुई गैस से मीटिंग हुई है। सर हमारी भी मुलाकात होती है एमडी से। वो क्यों नहीं करते? कॉस्टिंग की वजह से। जीरो लोड शेडिंग और इंडस्ट्रियल, मैं एक दावे के साथ कहता हूं। इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं yes, आप या रेजिडेंशियल की बात कर रहे इंडस्ट्रियल, हैं? इंडस्ट्रियल। आपको गैस मिल रही है? देखिए, गैस की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे तो गैस कुएं बन हो रहे हैं। नहीं बंद नहीं, नहीं आई एम पता है। टॉकिंग अबाउट नहीं, मैं आ रहा इंडस्ट्रियल। हूँ। इंडस्ट्री की बात हो रही है। उसकी देखिए, रेजिडेंशियल पे नहीं है, उस पे प्रॉब्लम है, ये मैं मानता हाँ, हूँ। रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल पे जीरो प्रेशर लोड का मसला शेडिंग। आपको पता ही है, जितना प्रेशर चाहिए प्रेशर नहीं होता। हाँ, ये प्रेशर देखिए, नहीं ये होता। बात हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पता है, लो कॉस्टिंग, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज है। अभी पिछले दिनों एक पॉइंट रेज हुआ था, एक फैक्ट्री को हमने कमर्शियल मीटर दिया हुआ है, मेरी बहुत इन्वॉल्वमेंट थी उस केस में। अब वो उस एक कमर्शियल मीटर से 10 का काम ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे देखिए, हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर तो नहीं डाल अच्छी सकते। अच्छी बातें करें। हैं। मुझे थोड़ा सा एक ब्रेक के लिए कहा था, मुझे जरा ब्रेक के लिए कहा था, मेरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाते हैं नाज़रीन, तो प्रोग्राम से जारी फिर रहेगा। खुल गया तो साथ फिर रहिए। बड़े दर्द है बाखुदा। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद स्पेशल प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। और वफ़े में जाने से कबल मेरे ख्याल है कि ईद पे ही जब हम मिलते हैं तो इसमें बहुत सारी वेरिएशन गुफ्तगू होती है, जिसमें कि एक अगर ताजिर को कोई सियासतदान मिल जाए और वो भी वफाकी हुकूमत का हो, तो वो अपनी शिकायतों का सिलसिला जो है वो रोकते नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बात भी इन्होंने भी कही और मैं भी बात करता हूँ कि 100% कोई भी मुकम्मल नहीं होता इंसान, हर के अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। सिर्फ अल्लाह की वो ज़ात है जो कि हर खामियों से पाक है। तो मेरा अपना ज़ाती राय ये है फ़ायद भाई कि मैं बल्कि ये बैठे हुए SMEs पे अगर हम कहें इनको रिटेलर्स में ये आवाम से ज़्यादा मिलते हैं, आवाम के करीब ही रहते हैं। बिजली और गैस, उसके बाद कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ी शिकायतें इनकी यही तीन ही हैं। क्या कहते हैं? बहुत कुछ है, ना छेड़े। लॉ एंड ऑर्डर भी है। देखिए, जिस इशू को हम छेड़ेंगे हाँ उसमें इदारा तो है, कारकर्दगी नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट की बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर होगी ना भाई। आपको पुलिस मुतलक नजर आएगी, गाड़ियां आती जाती नजर आएंगी, थाने नजर आएंगे। कोई वारदात हो जाए, कहीं किसी मुश्किल में आ जाए, उनकी कारकर्दगी। मीर साहब, दे आर आल्सो डूइंग बिजनेस। ये सेफ सिटी वो बनाने भी जा रहे बिजनेस हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। अनसेफ सिटी बन चुका है। आप तो हमसे ज्यादा आ गए हैं मामला से। तो मैंने कहा ना छेड़ो दर्द बंदो, ना जाने दिन। मैं कह रहा हूँ कि ईद का दिन है यार, ईद के का दिन में दिन है। छोड़ें हम शिकायतों खुशियों के को, शुभ बातें, अच्छी साइन बातें करते करें हैं। यार, अच्छी सी बातें खुशियों करें। के हाँ। बस हम यही कहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल अवाम की है, जो ताजरों की है, जो सनतकारों की है, अब वक्त है कि एक ये समझा जाए कि जैसे एक मुआशी इमरजेंसी होती है। पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है अल्हम्दुलिल्लाह। कि हम जब भी सर जोड़ के बैठेंगे, जब भी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इस्लाह होगी, इंशाल्लाह ये चमन फूलों से भर जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि हम नेक नीति होनी चाहिए बस। नेक नियति भी नहीं है, हम दुरुस्त समत भी नहीं है। और मैं एक चीज और ऐड कर लो ना कि हुकूमतें आती हैं, सब होता है, हम मेरिट का नारा तो लगाते हैं, लेकिन बट मेरिट कहीं नजर नहीं आता, हमें कहीं भी नजर नहीं आता। चाहे वो पुलिस में देख लें, चाहे आप अपने अदारों में देख लें, सिविल अदारों में देख लें। ख़ास तौर पे एक मुनज़्ज़म अदारा जो मेरा अपना ज़ाती रहा है कि मुल्क के अंदर, वो एक सिर्फ फ़ौज का इदारा है जो एक थोड़ा बहुत मुनज़्ज़म है। इसके अलावा किसी भी शफी साहब, आप हकीकत में बता रहा हूँ कि आप नौजवानों को प्रमोट करें, सब करें, लेकिन बात ये होती है कि एक चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं है। SIFC बनी, उस पे बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब कि गैस के रेट ये होंगे, बिजली ये होगी, फलां।
200 उसके दूसरे तीसरे दिन कैसे रेट 200 बढ़ा दी? यूनिट मुफ्त होगा, 300 यूनिट मुफ्त होगा। देखिए इस पे ये सारी बिलाल चीजें भाई होंगी। ये सब चीजें भी तो है ना। मैं बिल्कुल जो है ना इस सारी चीजों से बहुत बाखूबी वाकिफ हूँ। फिर यही मैं पूछना हमारे चाह पास रहा हूं, ऐसा क्यों है? एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं। बीइंग अ पॉलिटिकल सही कह रहे हैं। एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ और फेडरल गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं आपको एक बात ये बताना सारे चाहता वैसे हूँ फैक्टर फेडरल गवर्नमेंट के ही हैं। कि वजह देखिए, फिर मैं उस बात पे आऊंगा कि 100% कमी है। मैं अपने आप को भी 100% नहीं कहूंगा, ना अपनी तो हुकूमत को बेशक, कहूंगा। बेशक बेशक देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। कंपैरिजन करें इन बिटवीन सिंध एंड पंजाब, हु इज बेटर? पंजाब इज बेट सही है। क्यों बेहतर है? इसलिए कि वहां पर जो है दरामद अच्छी है। किसकी गवर्नमेंट है? मुझे नून की है। सही है। ठीक है। इससे पहले भी किसी की गवर्नमेंट थी, जी, उस जी। वक्त तो ऐसा नहीं था। नहीं, वहां पे रोडें भी साफ है। आप ये भी कह लेंगे मुस्लिम नून की गवर्नमेंट थी, इससे पहले भी कुछ और दूसरे बड़ी वज़ीर आला थे, उनकी वो कारकर्दगी नहीं थी जो मरीम नवाज की है। अगर नहीं वफाक वो में मुस्लिम नहीं लीग नून है देखिए, ना, मैं कराची भी वफाक का हिस्सा मैं है। मीर साहब को प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर तो हमारे एक ही है देखिए, ना। ये मेरा शहर है। मैं बीइंग अ कराचीआइट उर्दू मैंने स्पीकिंग, उसे- मैं सबसे ये पहले वफाक याद भाई, उठाता हूं। 4 बच्चे हैं। यूट्यूब पे मैं देख रहा था, मुझे बड़ी मैं आपको बता दूं तो फिर आप गुफ्तगू। यूट्यूब पे मैं देख रहा था कि भाई के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कहते हैं कि वफाक की हुकूमत अंडर करो कराची को, तो कह रहे हैं निहाल हाशमी वफाक का ही बंदा, उसको लाके बिठा दिया तो कराची तो वफाक में चला गया। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूं। नहीं, प्राइम देखिए, मिनिस्टर तो हमारे एक ही है ना। देखिए ये ब्रिजेस का काम होता है ना। अब जैसे निहाल भाई गवर्नर बन गए, अब वो ब्रिज का किरदार अदा करेंगे। मैं आपके ऑन एयर प्रोग्राम में, दोनों हमारे सीनियर्स, आप भी सीनियर हैं, मैं उनको दावत देता हूं कि आप अपने डेलीगेशंस के साथ आए गवर्नर हाउस, हम बैठेंगे। बिल्कुल। हम देखिए, पहले तो नहीं था ना हमारे पास कोई ब्रिज, पहले कोई नहीं था ब्रिज। अब हमें जो भी इश्यूज है, पॉइंट टू पॉइंट, ओवर दी नाइट कुछ भी नहीं होता। ग्रेजुअली चीजें बेहतर होंगी और मुस्लिम लीग नून, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, मरीम नवाज हो और सुपर लीडर नवाज शरीफ हो, वो ये चाहते हैं। और हमेशा ये, अगर ताजिर बरादरी इस चीज को सेकंड ना करे तो मैं ये नहीं, नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम इस बने गुफ्तगू को मैं यहाँ पर तो थोड़ा सा- उन्होंने ताजिर बरादरी को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया है। मैं थोड़ा सा ये करूं, जो शिकवा है वफाकी हुकूमत से शिकवा, उसके बाद फिर मैं पैगाम की तरफ आऊंगा। ये गुफ्तगू से चलता रहेगा तो पूरी रात गुजर जाएगी। ईद का दिन मुझे एक शिकवा है, शिकवा। वो एक शिकवा ये है, क्योंकि नून के लीडर बैठे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने सिंध पे वो तवज्जो नहीं दी जिसका वही तालिब था। नंबर 1, आप देखें नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मोटरवेज पूरे पाकिस्तान में बने। आपके यहाँ जो मोटरवे बना है M9 जिसे हम कहते हैं, ये मोटरवे आपने इतने बड़ा इंटरनेशनल नहीं, हैदराबाद सक्कर नहीं बन सका। नहीं बन सका। आप अच्छा, अब इसमें बिलाल भाई इंटरनेशनल सिटी है, एक बात मैं- आपने उनको आप तक मोटरवे नहीं दिया यार। मैं आपको एक बात इस पे बताऊं, एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आप सारी चीजें समझ जाएंगे। किसी सूबे में मोटरवे बनाया, उसकी मेंटेनेंस, उसकी ऑपरेशनल जिम्मेदारी होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। ठीक है, वो आप करेंगे तो वो मेंटेन रहेगी। ऐसे पंजाब मोटरवे भी बने हुए। नहीं, देखिए- नहीं, मैं इधर आ रहा देखिए हूं। पंजाब ग्रीन में जीटी लाइन, रोड है, पंजाब में जीटी ग्रीन रोड है, लाइन। उसके बाद मोटरवे। आपके यहाँ एक ही जो हाईवे था उसको ही आपने मोटरवे बना दिया। बॉस क्यों बनाया? आपको पता है मोटरवे बनाने पे कितने केस पेंडिंग है कोर्ट में? 1154 केसेस चले पेंडिंग चले है। छोड़ इस पर। अब आप आस्ते चलते हैं, पहले मैं आपकी तरफ आया। ईद पे अवाम के लिए क्या, कौम के लिए क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, कौम के लिए तो पैगाम ही पैगाम है। क्या? क्योंकि वो जिस तरह मोहब्बत का उसके पैगाम है हालात ना? उस हालात में तो कौम परेशान है। ठीक है, गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए, ना कि जिस तरह कोविड के दिनों में सब्सिडीज मिले थे लोगों को, या बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम है, जी, उसके इनकम तहत प्रोग्राम। एक स्पेशल प्रोग्राम बनाते ये, और जितने भी लोग हैं जो पॉवर्टी लेवल से कम है, उनको एक पैकेज देना चाहिए था। उनको CNIC के ऊपर अरबों रुपए, तो ये जैसे भाई ने फरमाया कि वो प्रोजेक्ट में रखा हुआ है, 2-4-5 अरब रुपए इधर भी लगा देते। मतलब उनको इंपावर करने के लिए, इंपावर करने के लिए, उनको खुद मुख्तार बनाने खुद के लिए। मुख्तार बनाने के लिए ठीक कोई है। सपोर्ट तो देना चाहिए। ठीक ठीक। ये बहुत अहम था कि उनको कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिल जाता। चले, मैं अतीक मीर साहब से पूछ लेता हूँ, जल्दी से बता दीजिए कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, ताकि उसका जवाब इनसे ले लूँ मैं। देखिए, एक पैगाम मैं ताजरों को देता हूँ और अक्सर कहता रहता हूँ कि आप अगर हकीकतन नबी से प्यार करते हो, जो कि दुनिया की बेहतरीन ताजीर थे, यानी नबूवत के अलावा जो आपका पेशा था वो तिजारत था, तो फिर आप उसवा हसना के मुताबिक अपने खरीदारों को रिलीफ दें। मैं सरकार से कहता हूँ कि अगर आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की एक अक्सर मिसालें हम देते हैं, उनकी जो भी तर्ज हुक्मरानी था, जी बिल्कुल बेशक, तो फिर आप कम अज कम उनकी पैरवी करें। उनकी पैरवी करें और लोगों को इंसाफ दें जी जो नहीं मिल रहा। फैज भाई, बिल्कुल आखिर में 2000 ने की, कौम के भी ये तर्जुमा नहीं है, आप क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। देखिए, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि इस पाकिस्तान को
तरक्की की तरफ गामजन होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, लेकिन और बेहतर होने के लिए कम से कम 15 साल कॉन्स्टेंटली एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत होनी चाहिए फेडरल में, और जो काम करने वाले लोग हों। और काम किसने किया है ये पूरा पाकिस्तान समझ चुका है। और दूसरी बात ये कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप नेक नीति के साथ कोई भी काम करें तो अल्लाह ताला उसमें अपनी बरकत डालता है और चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बहुत काम कर रहे हैं, काफी हर्डल्स भी हैं बीच में। 2018 में जब इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन मेरा ख्याल है तो कि हमने हालात उस वक्त भी IMF को गुड बाय कहा था, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश में कि IMF से अनकरीब। जान छुड़ाई जाए अनकरीब। अनकरीब, ताकि पाकिस्तान पे जो बोझ और है वो खत्म हो। फिर ईद उल फितर की खुशियां जो ज्यादा, ये महंगाई कम होगी, IMF के शराइत नहीं मानेंगे आप, बहुत सारी चीजें। चले, मेरा ख्याल है कि मैं प्रोग्राम को एंड कर रहा हूं यहाँ पे, और एंड करने से पहले कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि मैं चाह रहा था कि मैं अपने मेहमानों को जो है वो दे दूं और उनसे बात करूं कि ये मेरी तरफ से कबूल करें। ये एडमायर पाकिस्तान का ये तोहफा है, और मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं जनाब अतीक मीर साहब को दूं, और ये हमारे फहद साहब हैं, ये एडमिरल की तरफ से आपका तोहफा है, और ये है जनाब तारिक रशीद साहब का थैंक यू सर, थैंक यू। तोहफा है हमारी तरफ से। और बैठ जाए, तो मेरा ख्याल है कि मैं चलता हूँ, और अब इस प्रोग्राम को एंड करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो ईद उल अज़हा पर मुलाकात होगी, और उसके बाद भी ज़िंदगी अल्लाह ने दी तो अगले साल ईद उल फितर आपसे मुलाकात होगी। आप तीनों हज़ार का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिलाल को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर अगले किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।